स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का डायमंड साइंस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। यानी कि हम इससे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया एवं जो समीकरण जो पहला चैप्टर था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक के ऊपर अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अम्ल के बारे में, यानी कि अम्ल किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है अम्ल का वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl। उसके बाद है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद CH3 COOH जिसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। उसके बाद में है HCOOH यानी कि फार्मिक अम्ल। उसके बाद में है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल। इस प्रकार से आपको इस क्लास में ये ध्यान रखना है कि अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक को बहुत क्लियर से पढ़ने वाले हैं और बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। यदि आपको पता है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको पूरा चैप्टर कंटेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एसिड पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षारक। तो क्षारक में देखो सबसे पहले क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। उसके बाद में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं KOH। उसके बाद में है MgOH होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद दूसरा है, अगला है बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BaOH होल ट्वाइस। उसके बाद देखो नीम बेकिंग सोडा। जो नीम है, जो बेकिंग सोडा है, ये भी किस्म आता है, क्षारक के अंतर्गत आता है। और अम्ल में भी आपको ध्यान रखना है, नींबू है, संतरा है, इमली है, यानी कि नींबू, संतरा और इमली ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब के सब एसिड के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि अम्ल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्षारक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपको अम्ल व क्षारक के एग्जाम्पल याद है तो जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्ल कौन कौन से और क्षारक कौन कौन से। इस प्रकार से आपको अम्लों और क्षारकों के एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला है, दूसरा और तीसरा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के तीनों प्रबल अम्ल है। उसके बाद में जो एसिटिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, जो कार्बनिक अम्ल है, ये तीनों के तीनों दुर्बल अम्ल है। तो आपको इनसे भी ध्यान रखना है कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है। उसके बाद क्षारक में पहला, दूसरा और ये तीसरा, इधर लास्ट वाला चौथा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा और ये लास्ट वाला, ये तीनों के तीनों कौन से हैं, ये तीनों के तीनों प्रबल है। उसके बाद जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा क्षारक होता है, ये दुर्बल क्षारक होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक में अंतर, यानी कि अम्ल एवं क्षारक में क्या अंतर है। उसके बाद हम पढ़ने वाले सूचक के बारे में, यानी सूचक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, सूचक 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला पढ़ेंगे हम प्राकृतिक सूचक, दूसरा हम पढ़ेंगे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। उसके बाद हमारा तीसरा रहने वाला है जिसको हम बोलेंगे गंधे सूचक। आपको प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधे सूचक, इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, कृत्रिम में कौन से आएंगे और गंधे सूचक में कौन कौन से आएंगे। देखो सबसे पहले जो प्राकृतिक सूचक है इसमें हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में, यानी लिटमस क्या है, इसको कौन से पौधे से हम प्राप्त करते हैं, इसका रंग क्या होता है, ये अम्ल के साथ में कौन सा रंग देगा और क्षारक के साथ में कौन सा रंग देगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हल्दी के बारे में और लाल पत्ता गोभी के बारे में। और आपको जो कृत्रिम सूचक है इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कृत्रिम सूचक के जो एग्जाम्पल है ये राजस्थान बोर्ड में, MP बोर्ड, UP बोर्ड में बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि दो कृत्रिम या संश्लेषित सूचकों के नाम बताओ। तो दो कृत्रिम या संश्लेषित जो सूचक है उसमें पहला क्या है, उसमें पहला है मेथिल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फथेलिन। यानी कि जो मेथिल ऑरेंज और जो फिनोल्फथेलिन है ये दोनों के दोनों कृत्रिम या संश्लेषित सूचक है। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो गंधे सूचक है इसके भी आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। देखो पहला है लौंग का तेल, दूसरा है प्याज का रस, उसके बाद है वेनिला का रस। यानी लौंग का तेल, प्याज का रस और वेनिला का रस, ये किसके एग्जाम्पल है, ये गंधे सूचक के एग्जाम्पल है। उसके बाद हम पढ़ेंगे
अम्लों व क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि अम्लों व क्षारकों के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें देखो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अम्लों की धातु के साथ क्रिया, यानी अम्ल धातु से क्रिया करने के बाद में उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें रहने वाला है अम्लों की धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट से क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। इसमें 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला हम पढ़ेंगे क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, और जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे हम क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी कि क्षारक अधातु ऑक्साइड से क्रिया करने के बाद में उत्पाद के रूप में क्या बनाते हैं। इस प्रकार से हम रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अम्ल एवं क्षारक में समानता, यानी कि अम्ल यानी एसिड और क्षारक यानी कि बेस में क्या समानता है, यानी कि अम्ल एवं क्षारक में क्या समानता है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आरएनएस संकल्पना, यानी आरएनएस कॉन्सेप्ट, यानी कि आरएनएस ने सबसे पहले जो आरएनएस है ये एक प्रकार का क्या है, ये वैज्ञानिक है कहने का मतलब है ना। आरएनएस क्या है, ये वैज्ञानिक है और इसने सबसे पहले अम्ल एवं क्षारक को परिभाषित किया था। तो क्वेश्चन आता है कि आरएनएस के अनुसार अम्ल व क्षारक को परिभाषित कीजिए, तो आरएनएस संकल्पना हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी कि आप अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता है कि जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, है ना, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लवण बनता है और साथ में जल बनता है उसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेच स्केल, यानी कि पेच स्केल क्या होता है। देखो स्केल का सामान्य मतलब होता है एक पैमाना। ये पेच स्केल क्या होता है, एक प्रकार का पैमाना होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, है ना। पेच स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। अगर मान लो कोई पदार्थ है जिसका मान 0 से 7 के बीच में आता है, भाई जो पेच स्केल है क्या प्रकार से, यानी कि जो पेच स्केल है एक प्रकार से क्या है, पेच स्केल एक प्रकार का क्या है, पैमाना है और इसमें 0 से 7 तक अंक होते हैं। अगर किसी पदार्थ का मान 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिड होता है ना। अगर किसी पदार्थ का मान 7 से 14 के बीच में है तो वो क्या होता है, वो क्षारक होता है। और यदि किसी पदार्थ का मान कितना है, 7 है, तो वो पदार्थ उदासीन होता है। तो इस प्रकार से हम पेच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है दैनिक जीवन में पेच का महत्व, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पेच का क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में पेच का जो महत्व है इसमें हम 5 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। और स्टार्ट के जो 2 पॉइंट्स है, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी राजस्थान बोर्ड में बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो इसमें जो पहला है हमारे पाचन तंत्र में पेच का महत्व, यानी हमारे आमाशय में या उदर में पेच का क्या महत्व है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पेच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी पेच परिवर्तन के कारण किस प्रकार से दांतों का क्षय स्टार्ट होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मृदा पेच तथा पादप वृद्धि, यानी कि जो पादप है ये भी एक निश्चित पेच पे क्या करते हैं बताओ, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। तो मृदा पेच तथा पादप वृद्धि, तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है कि जब मिट्टी की पेच का मान कितना होता है, 7 होता है, यानी मृदा पेच का मान 7 होता है। तो जब मृदा उदासीन होती है तो उदासीन मृदा पर जो पादप है ये अच्छी तरह से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेच परिवर्तन और जंतुओं की उत्तरजीविता, यानी पेच परिवर्तन में जंतुओं की क्या भूमिका है। तो मैं स्टूडेंट पता है कि जो हमारा शरीर है यानी जो मानव शरीर है ये भी एक निश्चित पेच पे कार्य करता है, यानी कि मानव शरीर का जो पेच मान है वो 7.4 से 7.8 के मध्य होता है। अगर हमारे शरीर का पेच मान 7.4 से 7.8 के मध्य है तो हमारा शरीर भी अच्छी तरह से कार्य करेगा। उसके बाद है पौधों और जंतुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, यानी कि पौधे भी रसायनों का मतलब श्रवण करते हैं और जंतु भी क्या करते हैं बताओ, बहुत सारे रसायन निकालते हैं। तो पौधों के द्वारा कौन कौन से रसायन निकलते हैं और जंतुओं के द्वारा भी कौन कौन से रसायन निकलते हैं, इसमें हम पढ़ने वाले। जैसे पौधों में हम पढ़ेंगे नेटल का पादप, है ना, नेटल पादप के बारे में हम पढ़ेंगे, नेटल का पादप। और जंतुओं में हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, मधुमक्खी के बारे में, यानी कि मधुमक्खी के डंक में
कौन सा एसिड पाया जाता है और नेटल के पादप में कौन सा एसिड पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लवण एवं लवण परिवार, लवण एवं लवण परिवार पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है कुछ महत्वपूर्ण लवणों के उपयोग एवं बनाने की विधि, यानी कि आपके पास बहुत सारे लवण हैं, उनको किस प्रकार से बनाया जाता है और उन लवणों के क्या क्या उपयोग है, तो ये इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण नमक के बारे में। जो साधारण नमक है इसको हम बोलते हैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को बनाने की विधि और जो सोडियम क्लोराइड है साधारण नमक, इसका अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, यानी कि NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और जो कास्टिक सोडा है इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो विरंजक चूर्ण है इसका प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम बताओ, तो जो विरंजक चूर्ण है इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर और इसका जो रासायनिक नाम है उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है इसको हम बोलते हैं मीठा सोडा या खाने का सोडा और इसका जो रासायनिक नाम है वह सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो बेकिंग सोडा है ये इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे धावन सोडा। अब जो धावन सोडा है इसको हम बोलते हैं Na2CO3.10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट में जब 10 जल के अणु मिलाते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु मिलाते हैं तो क्या बनता है बताओ, धावन सोडा बनता है। तो धावन सोडा को बनाने की विधि पढ़ेंगे और इसका उपयोग क्या है यह भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जिप्सम, यानी जिप्सम किसे कहते हैं, जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट के डाइहाइड्रेट को, है ना, कैल्शियम सल्फेट के डाइहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं बताओ, जिप्सम बोलते हैं। तो जिप्सम क्या होता है इसका उपयोग हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि पढ़ेंगे और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका क्या उपयोग है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट यानी कि CaSO4.1/2H2O, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी राजस्थान बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो दूसरा चैप्टर है इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। स्टूडेंट्स